नमस्कार दोस्तों, व्यालोकवाणी में आप सभी का स्वागत है। और आज का मसला फिर से एक बार कोलकाता है, बंगाल है और खासकर ममता बानो है। कोलकाता में डॉक्टर के साथ हुए गैंग रेप, और अब इस पर भी बात आ रही है कि वो गैंग रेप है या नहीं, क्योंकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद और एक खबर जो आई थी कि 150 ml सीमेन मिला है, अब उस पर भी आ रही है बातें कि ऐसा कुछ नहीं है, और जो भी कुछ होगा वो सीबीआई की अंतरिम रिपोर्ट या फाइनल रिपोर्ट से ही पता चलेगा। बहरहाल कोलकाता डॉक्टर रेप और उसके बाद हुई हत्याकांड ने हमारे समाज को पूरी तरह बेपर्द और नंगा कर दिया है। कई राक्षस ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि कोलकाता का रेप तो हो गया, यह ममता बानो को बदनाम करने की साजिश है। ये ऐसा बेशर्मी से भरा बयान किसने दिया है? ये बयान दिया है राकेश टिकैत ने, जिसने किसानों के नाम पर बड़े-बड़े आढ़तियों और तमाम लोगों की वो जो तथाकथित प्रदर्शन था, जो जुलूस था, उसको नेतृत्व दिया था। और उसी जुलूस में, उसी तथाकथित प्रदर्शन में यह भी हुआ था कि शोहदे, लुच्चे, लफंगे, गुंडे वह लाल किले पर चढ़ आए थे और उन्होंने वहां से तिरंगा हटाकर खालिस्तान का झंडा लगा दिया था। इतना ही नहीं, एक दलित को मारने के बाद उसके हाथ काट दिए और उसे जिस तरह लटकाया था, जैसे बकरों को मार कर लटकाया जाता है, उस तरह लटकाया था। इसके अलावा गैंग रेप की भी वहां से शिकायतें आई थी और उसको बहुत दिनों तक सो कॉल्ड किसान नेताओं ने छुपाया हुआ था। अभी जो ये कोलकाता गैंग रेप और उसके अलावा जो पिछले 10-12 दिनों से चल रहा है और बंगाल में जो कुछ भी हो रहा है, उस पर जिस तरह से हमारे समाज के तथाकथित बुद्धिजीवी, सो कॉल्ड बड़े-बड़े पत्रकार जो अब यूट्यूबर हैं, जिनको जनता ने उनकी सही जगह दिखा दी है, वो यूट्यूबर्स या ओपिनियन मेकर्स जिनको कहा जाता है, जो सो कॉल्ड बुद्धिजीवी हैं, जिनको कहा जाता है, वो भी इस तरह के बयान दे रहे हैं कि ये हुआ, लेकिन पूरे देश में यह चिंता की बात है। इस इनसे बढ़कर तो एक भाई साहब वो मीठे वाले हैं, मतलब टिकैत काफी नहीं था तो योगेंद्र सलीम उर्फ मीठा यादव जो हैं, उन्होंने बड़ी ही मिठास घोलते हुए अपनी वाणी में ये कहा कि अजमेर रेप कांड में जो वहां की तथाकथित श्राइन, और जो बहुत महत्व का माना जाता है, जिसमें कई सारे हिंदू भी उस कब्र को पूजने जाते हैं, तो वो जो मोइनुद्दीन की कब्र है और जहाँ के सो कॉल्ड, लेकिन वो एक तरह से उस कब्र के नाम पर वहां चला रहा है जो भी गुंडावाद है या जो भी इस तरह की घटना है, उसके 6-7 लोगों को आखिरकार सजा हुई। और उससे पहले भी दरगाह के कुछ नौकरों को सजा हुई थी। और 32 साल के बाद अगर न्याय मिला है, तो मीठे यादव की यह चिंता है कि 6 मुसलमान थे और उनका अखबारों ने बैनर हेडलाइन में नाम, मतलब मुसलमान अगर रेपिस्ट है तो उसका नाम भी नहीं आना चाहिए, और अगर हिंदू रेपिस्ट है या फिर हिंदू ने कोई अपराध किया है, मतलब ये लोग देश को किस तरफ ले जाना चाहते हैं वह देखने की बात है। कि ये जितने भी बड़े-बड़े नाम हैं, जितने भी तथाकथित प्रतिरोध की आवाज हैं, और इनसे अगर केवल ये पूछ दिया जाए या मैं पूछ दूं कि अगर तुम्हारे घर की किसी महिला के साथ, किसी बेटी के साथ ऐसा हो तो क्या हो, तो तुरंत ही मेरी ट्रोलिंग होने लगेगी, तुरंत ही मुझसे कहा जाने लगेगा कि यह व्यक्ति तो हिंसा को भड़का रहा है, हिंसा को बुलावा दे रहा है। जबकि इस देश का नेता प्रतिपक्ष रोजाना ही यह बात कहता है कि देश में केरोसिन तेल छिड़का हुआ है और बस उसको आग दिखाने की जरूरत है। कोलकाता रेप केस ने बेपर्द कर दिया है हमारे पूरे समाज को। एक बंगाली राइटर की ही बात मुझे याद आती है, विमल मित्र, बहुत शानदार लेखक हैं और पुराने लेखक हैं। उनकी किताबें क्लासिक्स मानी जाती हैं। साहिब बीवी और गुलाम जो सिनेमा है पुराना वाला, गुरुदत्त वाला,
वो उन्हीं की किताब पर है और वैसी कई सारी क्लासिक्स उन्होंने लिखी हैं। वह अपनी एक किताब में ही यह कहते हैं कि हम सभी मुल्जिम हैं, हम सभी दोषी हैं, हम सभी हत्यारे हैं, हम सभी रॉटन टू द कोर हैं। हम कोई अपराध इसलिए नहीं कर रहे हैं या उससे बच रहे हैं कि वह अपराध है या वह नहीं किया जाना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है। हम उस अपराध के बदले मिलने वाली सजा के डर से चुप। और दोस्तों, विमल मित्र की ये बात बहुत ही शानदार लगती है मुझे, खास तौर से जब मैं किसी मुस्लिम घेटों से निकलता हूँ, किसी मुस्लिम एरिया से निकलता हूँ, तो मैं अक्सर देखता हूँ कि वहाँ हिंदू अगर कोई अब वाहन पर जा रहा है तो 100% हिंदुओं के बाइक की, साइकिल की, कार की, किसी भी वाहन की रफ्तार उस घेटों में जाकर कम हो जाती है। ऐसा इसलिए नहीं होता है कि हम लोग बहुत ही ज्यादा कानून का पालन करने वाले या मानने वाले हैं, या वो लोग जो चुप कर रहे हैं या शांत हो रहे हैं उनके मन में बहुत कानून की श्रद्धा है, कानून के प्रति प्रेम है। ऐसा कुछ नहीं है, वो डर है, क्योंकि वो जानते हैं कि भले ही वह सड़क पर खेल रहा बच्चा है, लेकिन अगर उसे गलती से आपकी बाइक या आपकी कार ने छू लिया तो कार सहित आपके स्वाहा होने में अधिक देर नहीं लगेगी और अधिक टाइम भी नहीं लगेगा। तो ये विमल मित्र ने जो बात कही थी, उन्होंने उसी बात में ये भी कहा था कि अगर एक गांधी या एक टैगोर के पुण्य का फल समस्त मानव जाति को मिल सकता है, तो एक काला पहाड़ के पाप का फल भी बांट कर खाना पड़ेगा। वह पाप भी समग्र मानवता को भोगना पड़ेगा। और आप देखिए कि हमारे देश में एक विभत्स घटना होती है, लेकिन उस पर किस तरह से राजनीति का रंग चढ़ा दिया जाता है। और आज यह नहीं महत्वपूर्ण है कि देश की एक बेटी के साथ ऐसा हुआ, उसको सजा दिलवाई जाए, बल्कि ममता बानो उखड़ कर कह देती हैं कि बंगाल को जलाने की कोशिश हो रही है, और अगर बंगाल को जलाया गया तो उत्तर प्रदेश जलेगा, मणिपुर जलेगा, पश्चिम बंगाल अगर जला तो राजस्थान जलेगा, बिहार जलेगा। और वह चुन चुन कर 4-5 ऐसे राज्यों के नाम लेती है जहां बीजेपी शासन में। क्यों जलेगा भाई? आपके बाप का राज है क्या? अरे, आपको जनता ने नौकरी दी थी, आपको जनता ने बिठाया कि हाँ, हम आप चाहते हैं कि आप मुख्यमंत्री बने और आप नौकरी करें। आपने उस नौकरी में कोताही की। आप जानबूझकर एक खास वर्ग का तुष्टीकरण करती रही। आप जानबूझकर अल्पसंख्यकों में खास तौर पर केवल और केवल मुसलमानों के हित में जितने काम हो सके वो आपने किया। और आप तुष्टीकरण के फेर में, आप तथाकथित धर्मनिरपेक्षता के फेर में आप हिंदू विरोधी हो गए। इसलिए आपको हट जाना चाहिए या आपके हटाने का वक्त आ गया है। और यही बात कह रही है बंगाल की जनता। और उसको क्या मिल रहा है? जब नवान्न पर धरना और प्रदर्शन होता है तो ममता बानो क्या करती हैं? वहां वाटर कैनन से, लाठियों से प्रदर्शनकारियों की पिटाई करवाती हैं। जब उनसे कहा जाता है कि भाई आपके यहाँ हालात बहुत खराब हैं और आप क्या कर रही हैं, तो वो कहती हैं कि मोदी बाबू। और एक तो इन लोगों की भाषा देखिए, जैसे ये घर में किसी छोटे को बुला रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री को एड्रेस करने तक की तमीज नहीं है इस महिला में। और खैर, महिला तो क्या ही कहा जाए, मतलब ये लोग तो उस वेश में, उस भूषा में क्या है, ईश्वर ही जाने। और ये सीधे सीधे देश के फेडरल स्ट्रक्चर को न केवल धमकी दे रही हैं, बल्कि एक मुख्यमंत्री होने के नाते अपने रसूख और अपने हदों का जिस तरह परिचय दे रही हैं, और जिस तरह से ये खुलेआम धमकी दे रही हैं कि अगर इनको कुछ किया गया, भले ही या राज्य में कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ा दें, भले ही टीएमसी के गुंडे कुछ भी मनमाना करते चले जाएं, लेकिन अगर ममता बानो को छुआ गया तो वो बाकी राज्यों में आग लगवा देंगी। कैसे आग लगवा देंगी भाई? क्या है? और इन सभी मसलों पर आप खास तौर से देखिए, अगर आपके 240 सीटें हों या 300 सीटें हों, इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता है।
क्योंकि जब 300 से अधिक सीटें थी तब भी आपका यही रवैया था और अभी भी आपका यही रवैया है। उस समय भी आपने कदम पीछे खींचे थे, लेकिन इस बार तो ऐसा लग रहा है जैसे आपका सारा कॉन्फिडेंस ही गायब हो चुका है। और ये बात मैं प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी जी के बारे में कह रहा हूँ। वक़्त के मामले में आपने पहले ही जेपीसी को सौंप दिया। चलिए ठीक है, इसको मानने के लिए मान लेते हैं कि आपने मास्टर स्ट्रोक चला और ये आपका मास्टर स्ट्रोक है कि भाई पहले से ही अंततः ये लोग जेपीसी की डिमांड करते और भेजना पड़ता, हल्ला-गुल्ला होता। तो चलो अब जेपीसी के थ्रू ले आएँगे और वह बाध्यकारी तो होता नहीं है, तो सरकार जो चाहेगी वो करेगी, लेकिन उसमें ये हो जाएगा कि भाई हमने आपको सबको साथ लिया। चलिए, तो उसको कम से कम आपको जल्द से जल्द वो जेपीसी की फाइंडिंग्स, मीटिंग्स वगैरह करा के और अगले सेशन में उस कानून को फिर से पेश करना चाहिए। इसके बाद कंगना रनावत ने एक बयान दिया। कोई बयान उनका गलत नहीं था, ठीक है कि वह पार्टी लाइन से बंधी हुई हैं और पार्टी लाइन तो आप या तो अपने सांसदों की ठीक से ट्रेनिंग नहीं कर पा रहे हैं। आपके नेता जो बाहर से आए हैं, बाहरी दुनिया से हैं, जो भाजपा में बिल्कुल तृणमूल स्तर से उठकर नहीं आए हैं, उनको आपको अपनी आइडियोलॉजी और अपनी विचारधारा और अपनी सारी चीज़ें समझानी पड़ेंगी कि आप इस दिशा में बढ़ रहे हैं और इसी दिशा में पार्टी के हर एक आदमी को बढ़ना है। लेकिन आपने वो नहीं किया, आपने क्या किया और आपके पत्र की भाषा इतनी अभद्र है और इतनी वाहियात है कि उस तरह की भाषा कोई पॉलिटिकल पार्टी अपने सांसद के लिए तो नहीं ही लिखेगी कि यह उनका निजी बयान है, चलिए मान लिया। लेकिन ऐसे किसी बयान देने से उनको मनाही की गई है और वह पार्टी के नीतिगत बयानों पर कुछ बोलने के लिए, मसलों पर बोलने के लिए अधिकृत नहीं। ये कैसी भाषा है? और ऐसा लग रहा है जैसे बाकायदा हड़काया गया है और कंगना हड़क भी गई हैं क्योंकि कंगना ने बाद में कहा कि भाजपा का लक्ष्य है एक भारत श्रेष्ठ भारत और इसलिए पार्टी जो भी कहेगी और पार्टी जो भी कर रही है मैं उसके साथ। तो ये तो उनकी मजबूरी है, वो सांसद हैं या जो भी हैं। लेकिन भाजपा जो एक कदम आगे और 3 कदम पीछे चल रही है, इससे इसके शेर चीतों लकड़बग्घों जो यानी जिसको हम काडर कहते हैं कि वो चंद्र टरे सूरज टरे वाली बात है, फिर भी वो जाके भाजपा को ही देता है या कांग्रेस को ही देता है या उसकी अपनी एक पार्टी होती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो काडर वोटर है। भाजपा के काडर को इस सबसे बड़ी वितृष्णा हो रही है क्योंकि यह वो काडर है जो अपने समय पर अटल जी जैसे व्यक्तित्व का भी विरोध कर चुका है, आडवाणी जी का भी कर चुका है, मुरली मनोहर जोशी का भी कर चुका है। तो ये काडर अगर कोई भी नेता ये सोच रहा है, ये भाजपा के साथ ही नहीं, हिंदुत्व को लेकर जो भी पार्टी चलेगी क्योंकि हिंदुत्व का फलक इतना विशाल है और वह हर एक व्यक्ति को इतना अलग और मौलिक सोचने वाला बना देता है कि आप अगर चाहेंगे कि भेड़ों के रेवड़ की तरह तो आपके साथ हैं, पार्टी में हैं वो लोग। लेकिन आपके समर्थक जो फ्रिंज पर गए कई सारे लोगों को फ्रिंज के लोगों को आपके लिए लाते हैं, आपके लिए मेहनत करते हैं और वो भी बिना किसी आशा प्रत्याशा के, उन लोगों में बहुत ही ज़बरदस्त निराशा है, बहुत ही ज़बरदस्त गुस्सा है, क्षोभ है और यह आप अगर कोई भी चाल चल रहे हैं, कोई मास्टर स्ट्रोक ला रहे हैं, तो आपको कम से कम अपने काडर को बहुत ढंग से समझाने की, उसे विश्वास में लेने की ज़रूरत है और प्रधान सेवक से यह बात इसलिए भी ज़्यादा कहने की ज़रूरत है क्योंकि कम्युनिकेशन के वो मास्टर माने जाते हैं और अभी भी पत्रकारिता में हम लोग जो कम्युनिकेशन का पाठ पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं, उसमें माना जाता है कि अगर किसी एक व्यक्ति का राजनेता के तौर पर और उसके कम्युनिकेशन स्किल्स का वर्तमान में भारत में अध्ययन करना चाहिए या उससे सीखना चाहिए तो वो प्रधानमंत्री मोदी का कम्युनिकेशन स्टाइल है। क्योंकि वो सचमुच अपने वर्ग से जुड़े रहे हैं। लेकिन अब जो चीज़ें हो रही या जिस तरह से वो कर रहे हैं, कई फैसलों पर रोल बैक और जिनसे कि कोई हर्ज था नहीं, जैसे लैटरल एंट्री
उस पर आपको बाकायदा देश के सामने बहस करनी चाहिए थी और बाकायदा दिखाना चाहिए था कि ये विषधर राहुल झूठ बोल रहा है। किसान आंदोलन पर भी चलिए आपकी तपस्या में कमी रह गई, लेकिन बाकी जो था कंगना पर आप नहीं बोलते कुछ, बिना बोले रह जाते, वो बहुत अच्छा रहता है। लेकिन ये जो बीमारी है और ये बीमारी जो है राष्ट्रवादियों की, मैं अब अपनी आज की बात खत्म करने के लिए ये 2 बातों को लेके मैंने शुरू किया था कि विपक्ष जो इस देश को जलाने पर आमादा है, वह किस तरह से झूठ और नफ़रत की खेती करता है और भाजपा जिस पर जाने-अनजाने, चाहे-अनचाहे इस देश को बचाने का जिम्मा है, सौंप दिया गया है, वह इस जिम्मेदारी को ढंग से निभाए और कठोरता से अपने विरोधियों से कठोरता से, कूटनीति से और राजनीति से उनसे निपटे, वरना 300 से 240 हुए हैं और 240 से केवल 40 होने में बहुत देर नहीं लगेगी। आज का वीडियो केवल इतना ही। अपना स्नेह, प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें। आप और किस विषय पर सुनना चाहेंगे मुझे, वह ज़रूर बताते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।